तो आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। अर्ली 1959 में नव एक्सपीरियंस हाइकर्स का एक ग्रुप वेस्टर्न सोवियत यूनियन के यूराल माउंटेन्स में एक हाइकिंग ट्रिप पर निकलता है। लेकिन ये हाइकिंग एक्सपीडिशन इस ग्रुप के मेंबर्स के लिए आखिरी एक्सपीडिशन साबित हुआ। ये ग्रुप अजीबोगरीब हालत में मरा हुआ पाया जाता है। सबसे अजीब बात यह थी कि ये हाइकर्स रात में अपना टेंट काटकर बाहर -30 डिग्री टेम्परेचर में बिना गर्म कपड़ों के भागे थे। इन सभी की लाशें टेंट से काफी दूर मिली थी और इनमें से कुछ हाइकर्स की बॉडी पर इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरीज के जानलेवा घाव मिले थे। उस रात इस ग्रुप के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स इतनी जल्दबाजी में बिना पूरे कपड़े पहने टेंट काटकर बाहर सर्दी में भागने पर मजबूर हुए? इनमें से कुछ हाइकर्स के शरीर पर जानलेवा चोटें क्यों थी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसने इस घटना को बेहद डरावना और रहस्यमय बना दिया। आज की वीडियो में मैं आपको इस एक्सपीडिशन और इससे जुड़े हुए रहस्य के बारे में बताऊंगा और मैं उन थ्योरीज को भी डिस्कस करूंगा जो इस रहस्यमय घटना को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई है। इस कहानी की शुरुआत जनवरी 1959 में सोवियत यूनियन के सवदलास शहर से होती है। यूराल पॉलिटेक्निक कॉलेज के 23 साल स्टूडेंट इगोर दायतलोव को एक ट्रैकिंग ग्रुप को लीड करके नॉर्दर्न यूराल माउंटेन्स में ले जाने का असाइनमेंट मिलता है। दायतलोव पॉलिटेक्निकल कॉलेज में इंजीनियरिंग का छात्र था। इसके साथ साथ वो एक लोकल स्पोर्ट्स क्लब का मेंबर और एक माहिर हाइकर भी था। दायतलोव इस एक्सपीडिशन के लिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और कुछ अन्य लोगों का एक ग्रुप तैयार करता है। इस ग्रुप के सभी मेंबर्स ग्रेड 2 के ट्रैकर्स थे। इसका मतलब था कि ये सब लोग बहुत एक्सपीरियंस थे। उस वक्त सोवियत यूनियन में ग्रेड 3 सर्टिफिकेशन हाईएस्ट लेवल के ट्रैकर्स को मिलती थी और अगर ये ग्रुप इस एक्सपीडिशन को सक्सेसफुली पूरा करता तो इन सबको भी ग्रेड 3 की सर्टिफिकेट मिलने वाली थी। इस एक्सपीडिशन के दो मकसद थे, एक तो यूराल माउंटेन्स के नेटिव्स और उनकी इकोनॉमी पर रिसर्च करना और दूसरा इन हाइकर्स के हाइकिंग एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना ताकि ये हाइकर्स ग्रेड 3 सर्टिफिकेट्स हासिल कर सके। इस ग्रुप ने अपना रूट प्लान सवदलास सिटी रूट कमीशन को सौंपा जिसने इनके रूट प्लान को मंजूरी दे दी। लेकिन अथॉरिटीज के कहने पर एक नए मेंबर 38 साल सिमन जोलतराव को भी इस ग्रुप में शामिल किया गया। जोलतराव सेकंड वर्ल्ड वॉर का एक रिटायर्ड सैनिक था। वो भी एक माहिर हाइकर था। जोलतराव के शामिल होने के बाद इस ग्रुप के सदस्यों की संख्या बढ़कर 10 हो गई, जिनमें से 8 मर्द और 2 औरतें थी। 23 जनवरी 1959 को इस ग्रुप को अपना रूट प्लान मिल जाता है और उसी दिन ये ग्रुप अपने एक्सपीडिशन पर सवदलास शहर से एक ट्रेन से रवाना हो जाते हैं। ये ग्रुप 25 जनवरी की सुबह नॉर्दर्न प्रोविंस के एक टोन एवाडल पहुंचता है। वहां से एक ट्रक में सवार होकर ये ग्रुप विजहाल नाम के एक छोटे से गांव पहुंचता है। 26 जनवरी की रात को ये ग्रुप इसी गांव में रुकता है और अगले दिन 27 जनवरी को ये ग्रुप अपने सफर के लिए कुछ ब्रेड्स खरीदने के बाद अपने ट्रैकिंग रूट पर रवाना हो जाता है। 28 जनवरी को इनका एक साथी यूरी यूडिन वापस लौटने का फैसला करता है। यूरी यूडिन के मुताबिक उसके घुटने और जॉइंट्स में पेन होने की वजह से उसने इस हाइकिंग ट्रिप से वापस मुड़ने का फैसला किया। बाकी बचे 9 हाइकर्स अपने सफर को जारी रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। 31 जनवरी को हाइकर्स का ये ग्रुप जंगल की एक घाटी से गुजरता है जहां ये ग्रुप अपना एक्स्ट्रा सामान और खाना छोड़ देते हैं ताकि वापसी पर उसका इस्तेमाल कर सके। ये सारी जानकारियां हमको इस ग्रुप के डायरी एंट्रीज और कैमरे से मिलने वाली फोटो से पता चलती है। अगले दिन 1 फरवरी को ग्रुप माउंटेन पास से गुजरकर माउंटेन के अपोजिट साइड जाने का फैसला करता है। लेकिन तब तक मौसम बहुत खराब हो चुका था और स्नोस्टॉर्म्स की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, जिस वजह से ये ग्रुप रास्ता भटक जाता है। ऑटरटन माउंटेन की बजाय ये ग्रुप भटककर दूसरे माउंटेन हौलाद सिखिल की चढ़ाई शुरू करता है। इस माउंटेन को इस इलाके के लोग डेड माउंटेन कहकर पुकारते हैं। जब तक इस ग्रुप को अपनी गलती का एहसास होता है तब तक वो पहाड़ की ढलान पर काफी ऊपर चढ़ चुके थे। तूफानी मौसम और अंधेरे की वजह से ग्रुप ने इसी पहाड़ पर रात का कैंप लगाने का फैसला किया। हालांकि अगर वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर पहाड़ से नीचे उतरते तो उनको जंगल का इलाका मिलता है जहां पर कैंप लगाकर वो बर्फीले तूफान से बचाव हासिल कर सकते थे। लेकिन हाइकर्स ने पहाड़ की ढलान को ही अपने कैंप साइट के तौर पर चुना। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमको आज तक नहीं मिल पाया है। इस ग्रुप के लीडर इगोर दायतलोव ने इस ट्रिप पर जाने से पहले अपने स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर से वादा किया था कि जब वो इस हाइकिंग को पूरा करके विजहाल वापस लौटेगा तो वो उनको एक टेलीग्राम भेजेगा। दायतलोव ने अंदाजन बताया था कि वो 12 फरवरी तक ट्रैकिंग खत्म करके विजहाल वापस लौट आएगा और टेलीग्राम भेज देगा। 12 फरवरी की तारीख बीत गई और दायतलोव की तरफ से स्पोर्ट्स क्लब को कोई टेलीग्राम नहीं मिला। हालांकि समय पर टेलीग्राम न मिलने के बावजूद भी इस ग्रुप को लेकर कोई भी चिंतित नहीं था, क्योंकि इस तरह के एक्सपीडिशंस में अक्सर कुछ दिनों की देर हो जाती थी। लेकिन जब 20 फरवरी तक इन हाइकर्स की कोई खबर नहीं आई तो इनके रिश्तेदार बेचैन होने लगे। उन्होंने कॉलेज के हेड से बचाव दल को भेजने की डिमांड की। पहला बचाव दल, जिसमें कॉलेज के टीचर्स और वॉलंटियर स्टूडेंट शामिल थे, 20 फरवरी को रवाना हो गया। बाद में आर्मी और पुलिस को भी प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स के साथ बचाव के लिए भेज दिया गया। बचावकर्ताओं ने हाइकर्स की तलाश करना शुरू किया। काफी ढूंढने के बाद भी उनको हाइकर्स का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर आखिरकार 26 फरवरी के दिन बचावकर्ताओं को हाइकर्स की बुरी तरह से डैमेज टेंट डेड माउंटेन पर मिलता है। इस टेंट को सबसे पहले मिखाइल शाराविन नाम के एक स्टूडेंट ने देखा था। उसके मुताबिक ये टेंट आधा फटा हुआ और बर्फ से ढका हुआ था। हैरानी की बात थी कि टेंट में कोई भी हाइकर नहीं था, जबकि हाइकर्स की सभी चीजें यहाँ तक कि उनके जूते भी टेंट में ही पड़े थे। टेंट की जांच से यह साबित हो गया कि टेंट को अंदर की तरफ से एक चाकू की मदद से काटा गया था। टेंट के आसपास 9 लोगों के अलग अलग फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो पहाड़ की ढलान से नीचे की ओर जंगल की तरफ जा रहे थे। बर्फ पर जो पांव के निशान मिले वो ज्यादा गहरे नहीं थे, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि हाइकर्स टेंट से तो जल्दबाजी में निकले थे, लेकिन बर्फ के ऊपर वो धीरे धीरे बिना किसी हड़बड़ाहट के चले थे। इन पांव के निशानों की अच्छे से जांच करने के बाद यह साफ हो गया कि ये निशान जिन भी लोगों के थे उनमें से कुछ ने सिर्फ सॉक्स पहने थे,
कुछ ने जूते का एक ही पांव पहना था और कुछ तो बिल्कुल नंगे पांव थे। पांव के निशानों का पीछा करते करते खोजकर्ता जंगल के किनारे तक पहुंचे। वहां उनको एक बड़े से पाइन ट्री के नीचे आग जलाने के निशान मिलते हैं। खोजकर्ताओं को पाइन ट्री से थोड़ी ही दूरी पर दो हाइकर्स क्रिवशेंको और डोरोशेंको की डेड बॉडीज मिलती है। दोनों हाइकर्स की डेड बॉडीज बिना जूते, बिना जैकेट, बिना ग्लव्स के सिर्फ अंडरवेयर्स में मिलती है। डोरोशेंको की बॉडी का रंग ब्राउन पर्पल हो गया था और उसके मुंह से ग्रे कलर का लिक्विड निकल रहा था। जिस पाइन ट्री के पास उनकी लाशें मिली थी, उस पाइन ट्री की ब्रांचेस 5 मीटर की ऊंचाई तक टूटी हुई मिली थी, जिससे अंदाजा लगाया गया कि शायद इनमें से कोई एक हाइकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो शायद किसी चीज से बचने के लिए या किसी चीज को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था। पाइन ट्री से लेकर कैंप के बीच खोजकर्ताओं को 3 और डेड बॉडीज मिलती है। ये डेड बॉडीज दायतलोव, कोलेमोग्रोवा और सलाबुद्दीन की थी। उनकी लाशें जिस अवस्था में मिली थी, उससे ऐसा लग रहा था कि वो टेंट की तरफ वापस लौटने की कोशिश करते करते मरे थे। ये 3 हाइकर्स भी कम कपड़ों में मिले थे और इनमें से कुछ ने दूसरों के कपड़े पहने थे, जिससे साबित हो रहा था कि हाइकर टेंट से जल्दबाजी में बिना किसी तैयारी के निकले थे। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि ये सब वेल एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे और ये जानते थे कि इस इलाके का टेम्परेचर -20 से -30 डिग्री के बीच रहता है, तो इतने कम कपड़ों में टेंट से बाहर निकलना मौत को दावत देना था। फिर भी ये हाइकर्स बिना किसी तैयारी के, बिना गर्म कपड़ों के टेंट से बाहर आए थे। ये दर्शाता है कि ये हाइकर्स अचानक किसी चीज से डर गए थे और जल्दबाजी में टेंट से बिना किसी तैयारी के बाहर भागे थे। बाकी के 4 हाइकर्स की डेड बॉडीज को ढूंढने में लगभग 2 महीने लगे। उनकी डेड बॉडीज को 4 में 1959 को पाइन ट्री से 75 मीटर दूर 13 फुट बर्फ के नीचे से एक नदी के तल से निकाला गया। ये 4 डेड बॉडीज डुबनीना, जोलोथ्रोफ, अलेक्जेंडर कोलोथ्रोफ और ब्रिगनलस की थी। बाद में मिलने वाली इन डेड बॉडीज के शरीर पर पहले की डेड बॉडीज के मुकाबले में ज्यादा कपड़े थे। पहली 5 डेड बॉडीज मिलने के साथ ही इन हाइकर्स की मौत का कारण जानने के लिए जांच शुरू हो गई। पहली 5 डेड बॉडीज की मेडिकल एग्जामिनेशन से खुलासा हुआ कि इन 5 की मौत हाइपोथर्मिया यानी कि ठंड की वजह से हुई है। हालांकि मेडिकल एग्जामिनेशन में सलाबुद्दीन के स्कल पर एक क्रैक का निशान मिला, लेकिन जांचकर्ताओं ने उस चोट को जानलेवा मानने से मना कर दिया और कहा कि सलाबुद्दीन की मौत हाइपोथर्मिया से ही हुई है। लेकिन ये घटना तब रहस्यमय बन गई जब मई के महीने में मिलने वाली 4 डेड बॉडीज की मेडिकल जांच शुरू हुई। इन 4 में से 3 डेड बॉडीज के शरीर बुरी तरह से डैमेज थे। इनके शरीर पर इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरीज के गहरे निशान थे। डुबनीना और जोलोथ्रोफ की चेस्ट बुरी तरह से फ्रैक्चर थी। एक फोरेंसिक जांचकर्ता के अनुसार डुबनीना और जोलोथ्रोफ की चेस्ट जिस ताकत से प्रेस हुई थी, उस तरह की ताकत कम से कम कोई इंसान तो नहीं पैदा कर सकता था। वो इस ताकत को कार की टक्कर के साथ कंपेयर करते हुए कहता है कि लगता है मानो इनको किसी कार ने जोर से टक्कर मारी थी। नदी के पास से मिलने वाली इन डेड बॉडीज के सर और चेहरों पर भी घाव थे। मसलन ब्रिगनल्स का स्कल बुरी तरह से डैमेज था। डुबनीना की जीभ, आंखें और होठों का एक हिस्सा गायब था। उसके सर का एक हिस्सा भी गायब था, जबकि जोलोथ्रोफ की आंखें और अलेक्जेंडर कोलोथ्रोफ की आईब्रोज गायब थी। सोवियत अथॉरिटीज ने कुछ दिनों की जांच के बाद इस केस को 28 में 1959 में बंद कर दिया। सोवियत अथॉरिटीज के अनुसार इस केस में कोई क्राइम इन्वॉल्व नहीं था और इन सब हाइकर्स की डेथ कुदरती ताकतों की वजह से हुई थी। किसी पर कोई दोष साबित न होने की वजह से इस केस को बंद करके इस केस की फाइल्स को सीक्रेट आर्काइव्स में भेज दिया गया। लेकिन इस ग्रुप के साथ उस रात को क्या अनहोनी घटी थी, इसका अथॉरिटीज के पास कोई जवाब नहीं था। इस वजह से यह घटना एक खौफनाक रहस्य बन गई और इस रहस्य ने दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करना शुरू किया। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों की दिलचस्पी इस केस में लगातार बढ़ती गई। लोग इस पहेली को सुलझाना चाहते थे। लोग जानना चाहते थे कि यह हाइकर्स हड़बड़ाहट में टेंट काटकर फ्रीजिंग कोल्ड में बिना गर्म कपड़ों के बाहर क्यों निकले थे। लोग जानना चाहते थे कि यह ग्रुप बाहर निकलकर 2 हिस्सों में क्यों बढ़ गया था और जो ग्रुप जंगल की तरफ गया उनको जानलेवा चोटें कैसे लगी। पिछले 64 ईयर्स के दौरान इस घटना को एक्सप्लेन करते हुए दुनिया भर के इन्वेस्टिगेटर्स और जर्नलिस्ट ने कई थ्योरीज दी हैं। मैं उनमें से कुछ थ्योरीज को आपके साथ डिस्कस करूंगा और हम जानने की कोशिश करेंगे कि असल में इन हाइकर्स के साथ उस रात को हुआ क्या था। मानसी ट्राइब अटैक। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे पहली थ्योरी जो खुद सोवियत अथॉरिटीज ने दी वो ये थी कि शायद इन हाइकर्स पर डेड माउंटेन पर रहने वाले लोकल लोग, जिनको मानसी ट्राइब कहा जाता है, उन्होंने हमला किया था। अथॉरिटीज का मानना था कि शायद मानसी ट्राइब के लोगों को लगा होगा कि ये बाहर के लोग उनके इलाके में घुसकर उनके इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं, तो उन्होंने इस वजह से इन हाइकर्स पर हमला कर दिया होगा और इनकी जान ली होगी। अथॉरिटीज ने मानसी ट्राइब के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन अथॉरिटीज को बहुत जल्दी एहसास हो गया कि जिस तरह से इन हाइकर्स की मौत हुई है उससे लगता नहीं कि इसमें मानसी लोगों का कोई हाथ होगा। एक तो ज्यादातर हाइकर्स हाइपोथर्मिया से मरे थे और दूसरा जिनको चोटें लगी थी उनकी इंजरीज और फ्रैक्चर्स को देखकर लगता नहीं था कि इसमें कोई इंसान शामिल हो सकता है। तीसरा कारण यह था कि मानसी लोग बहुत शांत स्वभाव के माने जाते थे और वो इस तरह की हिंसा नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, जांचकर्ताओं को वहां पर मानसी लोगों की मौजूदगी का कोई निशान नहीं मिला। इन सब कारणों की वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। एलियन अटैक थ्योरी। दूसरी थ्योरी थोड़ी सी अटपटी जरूर है, लेकिन इसमें यकीन रखने वाले बहुत से लोग हैं। इस थ्योरी के मुताबिक इन हाइकर्स पर एलियंस ने हमला किया था। यह थ्योरी तब पॉपुलर हुई जब एक दूसरे हाइकर ग्रुप ने रिपोर्ट किया कि उस रात को जब यह घटना हुई थी उनको घटनास्थल से उत्तर की दिशा में आसमान में अजीब से ऑरेंज कलर के स्फीयर्स दिखे थे। इसी तरह के स्फीयर्स देखने की पुष्टि एवाडल और आसपास के इलाकों के लोगों ने भी की थी। लोगों ने माना था कि उनको फरवरी और मार्च के दौरान कई बार ये ऑरेंज स्फीयर्स आसमान में दिखे थे। इस थ्योरी को तब और समर्थन मिला जब 1990 में लेव निकिटिच इवानोव ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। इवानोव असल में एक सोवियत पुलिस अफसर था और वो दायतलाव केस की जांच का मुख्य अधिकारी था। इवानोव अपने आर्टिकल में मानता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम के पास इस घटना की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि उसने इस केस की जांच हायर अथॉरिटीज के दबाव में बंद कर दी थी। इवानोव अपने आर्टिकल में एक चौंकाने वाला खुलासा करता है
और मानता है कि उस रात को उसकी टीम को भी आसमान में फ्लाइंग स्पेयर्स दिखे थे, लेकिन बड़े अधिकारियों के दबाव में उन्होंने इस बात को दबा दिया था और केस को बिना सॉल्व किए ही बंद कर दिया। हालांकि काफी समर्थन के बावजूद भी इस थ्योरी को एक्सेप्ट करना बेहद मुश्किल है। आज तक कोई भी ये प्रूव नहीं कर पाया कि उस रात वहां एलियंस मौजूद थे। इंफ्रासोंड थ्योरी। 2013 में अमेरिकी लेखक और फिल्म प्रोड्यूसर डॉनी आयकर ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक डेड माउंटेन पब्लिश की। इस बुक में उसने एक अनोखी थ्योरी पेश की। इस थ्योरी को इंफ्रासोंड थ्योरी कहते हैं। आयकर के मुताबिक हौलाद सिखिल माउंटेन की लोकेशन की वजह से हवा उसके इर्द गिर्द से गुजरती है, जिसकी वजह से वहां इंफ्रासोंड प्रोड्यूस होती है। ये इंफ्रासोंड इंसान के दिमाग पर बुरा प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और वो पैनिक हो जाते हैं। आयकर की थ्योरी के मुताबिक इन हाइकर्स में इसी इंफ्रासोंड की वजह से डिस्कम्फर्ट और पैनिक क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ये हाइकर्स जल्दबाजी में टेंट काटकर वहां से बाहर निकले और स्लोप से नीचे उतरे। जैसे ही वो पहाड़ से नीचे उतरे होंगे, वो इंफ्रासोंड के प्रभाव से बाहर आ गए होंगे, लेकिन अंधेरे की वजह से वो अपने टेंट तक वापस नहीं लौट पाए और हाइपोथर्मिया से मर गए होंगे। और जिन हाइकर्स को इंजरीज हुई थी, वो शायद अंधेरे में भटककर नदी के पास पहुंचे होंगे और वहां नदी के किनारे स्नो होल की वजह से वो नीचे पत्थरों पर गिर गए होंगे, जिसकी वजह से उनको इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरीज लगी होंगी। पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। इंटरनेशनल साइंस टाइम्स ने इस घटना को एक्सप्लेन करने के लिए पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग नाम की थ्योरी प्रपोज की। इस थ्योरी के अनुसार इन हाइकर्स की मौत की वजह हाइपोथर्मिया थी और जो हाइपोथर्मिक लोग होते हैं उनका शरीर जलन महसूस करता है और जलन होने की वजह से वो अपने कपड़े उतार देते हैं ताकि जलन कम हो जाए। इन हाइकर्स ने भी ऐसा ही किया, जिसकी वजह से वो ज्यादा हाइपोथर्मिक हो गए और उनकी मौत हो गई। इस बात में कोई शक नहीं कि इन हाइकर्स में से 6 की मौत हाइपोथर्मिया से हुई थी, लेकिन ये थ्योरी सिर्फ 6 लोगों की मौत को एक्सप्लेन करती है। बाकी 3 लोगों ने तो एडिशनल कपड़े पहने थे। उन्होंने मरे हुए लोगों के कपड़े भी उतारकर खुद पहने थे और उनके शरीर पर जो चोटें लगी थी, ये थ्योरी उसको भी एक्सप्लेन नहीं करती है। यति अटैक। इसके अलावा एक थ्योरी यह दावा करती है कि इन हाइकर्स को यति या हिममानव ने मारा था। बर्फीली जगह पर किसी जंगल में कोई हादसा और यति या हिममानव का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो रिवाजी तौर पर इस घटना में भी हिममानव का जिक्र आ ही जाता है। हालांकि जांचकर्ताओं को वहां से यति के ना तो कोई फुटप्रिंट्स मिले, ना ही उसकी मौजूदगी का कोई और सबूत, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस थ्योरी में विश्वास करते हैं। अब हम उन थ्योरीज की बात करते हैं जिनको ज्यादा सपोर्ट मिलती है और जिनको इस घटना की बेटर एक्सप्लेनेशन माना जाता है। इनमें सबसे पहली थ्योरी मिलिट्री टेस्ट की थ्योरी है। इस थ्योरी में 2 थ्योरीज पेश की जाती हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक माना जाता है कि जिस जगह यह हादसा हुआ था वो इलाका सोवियत मिलिट्री टेस्टिंग साइट थी, जहां पर सोवियत मिलिट्री पैराशूट माइंस टेस्ट कर रहे थे। पैराशूट माइंस हवा में एक्सप्लोड होने वाले विस्फोटक होते हैं जिनको पैराशूट की मदद से एयरक्राफ्ट से फेंका जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह घटना उस दौर में हुई थी जब सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच कोल्ड वार चल रही थी। सोवियत यूनियन नए नए वेपन्स बनाकर यूएसए को आर्म्स रेस में हराने की कोशिश में लगा हुआ था। इस थ्योरी के सपोर्टर्स मानते हैं कि जब मिलिट्री पैराशूट माइंस को टेस्ट करने लगी तो उन धमाकों की आवाज से हाइकर्स पैनिक हो गए और बिना तैयारी के टेंट काट के बाहर भागे। इनमें से कुछ हाइकर्स हाइपोथर्मिया से मर गए और दूसरे हाइकर्स ने उनके कपड़े उतारकर पहने और थोड़ी दूर जाकर इन माइंस की बम्बार्डमेंट की वजह से जख्मी हो गए और उनकी मौत हो गई। इस थ्योरी को कुछ फैक्ट्स भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमको सोवियत मिलिट्री के रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिस वक्त ये हाइकर्स इस इलाके में मौजूद थे, सोवियत मिलिट्री ने सच में इस इलाके में पैराशूट माइंस की टेस्टिंग की थी। पैराशूट माइंस हवा में ही एक्सप्लोड होते हैं, इसलिए जमीन पर उनके सबूत मिलना मुश्किल है और जांच से यह भी साबित हो गया कि पैराशूट माइंस के एक्सप्लोजन से बिल्कुल वैसी ही इंटरनल इंजरीज होती हैं जैसे दुबिनेना और ज़ोराथ्राव को हुई थी। इस थ्योरी को यह फैक्ट भी सपोर्ट करता है कि बहुत से लोगों के साथ साथ जांचकर्ताओं ने भी यह माना था कि उनको आसमान में चमकदार ऑरेंज स्पेयर्स दिखे थे। ये ऑरेंज स्पेयर्स एलियंस नहीं बल्कि पैराशूट माइंस थी। उसके अलावा हाइकर्स के कैमरे से जो एक धुंधला सा फोटोग्राफ मिला था, उसमें भी ये डिस्क शेप ऑब्जेक्ट देखे जा सकते हैं, लेकिन ये थ्योरी डुबनीना के गायब जीप को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इस थ्योरी के कुछ सपोर्टर्स ने बाद में डुबनीना की इंजरीज की वजह जंगली जानवरों को बताया और दावा किया कि डुबनीना को जो घाव लगे थे वो जंगली जानवरों के काटने या खाने से लगे थे। मिलिट्री टेस्टिंग थ्योरी में जो दूसरी थ्योरी पेश की जाती है, उसके मुताबिक उस रात उस इलाके में सोवियत सेना रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कर रही थी और इसकी पुष्टि करने के लिए इस थ्योरी के सपोर्टर सबूत देते हैं कि इन हाइकर्स के कुछ कपड़ों पर काफी मात्रा में रेडिएशन के सबूत मिले थे और सोवियत अथॉरिटीज ने इस केस को रफा दफा करने की जो कोशिश की वो इस ओर इशारा करता है कि इन हाइकर्स की जान खुद सोवियत मिलिट्री के न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से गई थी। हालांकि इस थ्योरी को यह कहकर रिजेक्ट किया जाता है कि अगर रेडियो एक्टिव वेपन्स की टेस्टिंग की वजह से ये लोग मारे गए थे तो फिर सब हाइकर्स के शरीर और कपड़ों से रेडिएशन के सबूत क्यों नहीं मिले। और बाद में यह भी प्रूव हो गया कि जिन कपड़ों से रेडिएशन के सबूत मिले थे वो 2 हाइकर्स कोलातोव और क्रिवशेंको के थे और ये दोनों व्यक्ति पहले ही रेडिएशन के टच में आए थे। कोलातोव ने सोवियत यूनियन की एक न्यूक्लियर मटेरियल डेवलपमेंट फैसिलिटी में काम किया था और क्रिवशेंको ने कुछ वक्त के लिए एक टॉप सीक्रेट प्लूटोनियम प्रोडक्शन में काम किया था। माना जाता है कि ये कपड़े पहले से ही न्यूक्लियर रेडिएशन के टच में थे। अब आखिर में वो थ्योरी जिसको इस घटना की बेस्ट एक्सप्लेनेशन माना जाता है, एवलांच थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार इन हाइकर्स की मौत एवलांच की वजह से हुई थी। ये थ्योरी इस घटना की ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन मानी जाती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि हौलास हिल की जिस स्लोप पर इन हाइकर्स ने अपना टेंट लगाया था वहां पर रात को अचानक से बर्फ खिसकने लगी, जिसकी वजह से ये हाइकर्स हड़बड़ी में बिना तैयारी के टेंट काटकर बाहर भागे और ढलान से नीचे उतरकर ये एवलांच से दूर चले गए। फिर अलग अलग वजहों से इनकी मौत हो गई। इस थ्योरी को तब आधिकारिक मंजूरी मिली जब 2015 से 2019 के बीच रशियन गवर्नमेंट ने इस केस को दोबारा ओपन करके इसकी एक बार फिर से जांच करवाई।
इस बार इस केस की जांच की जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेटिव कमेटी ऑफ रशियन फेडरेशन के एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर्स को सौंपी गई। आईसीआरएफ ने सबसे पहले यह साबित किया कि उस रात जब यह हादसा हुआ था, होलावसिकिल का मौसम बहुत ठंडा और तूफानी था। उस रात बाहर एक स्नोस्टॉर्म चल रहा था और टेम्परेचर -40 डिग्री तक गिर गया था। हाइकर्स के ग्रुप ने दिन के वक्त जब बर्फ खोद के अपना टेंट लगाया तो उसकी वजह से बर्फ की लेयर कमजोर हो गई। रात को जब और बर्फ गिरी तो नई बर्फ के दबाव के कारण ढलान की बर्फ खिसककर टेंट से टकराने लगी। हाइकर्स का ग्रुप नींद से जागा और पैनिक होकर हड़बड़ाहट में टेंट काटकर बाहर भागा, क्योंकि टेंट का एंट्रेंस खिसकती हुई बर्फ से ब्लॉक हो गया था। खुली ढलान पर होने की वजह से ग्रुप ढलान से उतरकर 1500 मीटर दूर जंगल की तरफ गया ताकि अवलांच से खुद को बचा सके। इस ग्रुप के कुछ मेंबर्स ने बहुत कम कपड़े पहने थे, जो हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए और उनकी मौत सबसे पहले हुई, जिनकी डेड बॉडीज हमको पाइन ट्री के पास मिली थी। उन्होंने आग जलाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाए। 3 हाइकर्स, जिनमें दायतलॉफ भी शामिल था, वो टेंट की तरफ वापस आने की कोशिश करते हैं ताकि वो स्लीपिंग बैग्स और दूसरी सप्लाईज ले सके, लेकिन वो रास्ते में ही हाइपोथर्मिया का शिकार होकर मर गए। बचे हुए 4 हाइकर्स, जिनने इनके मुकाबले ज्यादा और गर्म कपड़े पहन रखे थे, वो शायद जंगल की तरफ कैंपिंग के लिए अच्छी जगह तलाश करने गए थे। उनकी डेड बॉडीज पाइन ट्री से 70 मीटर दूर नदी की घाटी में मिली थी। वो शायद रात के अंधेरे में स्नो होल से नीचे पत्थरों पर गिरकर फिजिकल ट्रॉमा की वजह से मरे थे। आईसीआरएफ के इन्वेस्टिगेटर्स ने इस हादसे का जिम्मेदार खराब मौसम और दायतलॉफ के इनएक्सपीरियंस को बताया, क्योंकि दायतलॉफ ने खतरनाक जगह को कैंपिंग के लिए चुना। और दूसरी गलती इस ग्रुप ने यह की कि वो अलग अलग हो गए, जबकि उनको एक साथ रहकर एक टेम्परेरी कैंप बनाकर बचने की कोशिश करनी चाहिए। फिर 2021 में कुछ फिजिसिस्ट और इंजीनियर्स की एक टीम ने एक एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव किया कि होलावसिकिल के स्लोप पर एक छोटा सा स्नो स्लैब एवलांच उस तरह की इंजरीज पैदा कर सकता है जिस तरह की इंजरीज इस ग्रुप के कुछ मेंबर्स में देखी गई थी। एवलांच थ्योरी से ज्यादातर सवालों के जवाब तो मिल जाते हैं और यह थ्योरी इस घटना की ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन भी मानी जाती है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। जैसे कि डुबनेना की जीप का क्या हुआ, डुबनेना और जौलतराव की ही आंखें गायब क्यों हुई, और सबसे बड़ी बात, उस वक्त के जांचकर्ताओं को वहां पर एवलांच का कोई भी सबूत नहीं मिला था। और अगर सच में एवलांच आया था और वो पैनिक होकर टेंट से बाहर भागे थे, तो फिर टेंट के बाहर आकर वो आराम से क्यों चलने लगे। स्लोप पर जो उनके फुटप्रिंट्स मिले हैं, उनसे लगता नहीं कि ये किसी खतरे की वजह से पैनिक होकर भाग रहे थे। कुल मिलाकर आज 64 इयर्स के बाद भी ये घटना एक रहस्य ही बनी हुई है। उस रात इन हाइकर्स के साथ डेड माउंटेन पर क्या हुआ था, यह आज तक कोई भी विश्वास से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में इन सवालों के शायद हमें बेहतर जवाब मिल पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।